और जैसा नीना बंगालन ने कहा था बिल्कुल वैसे ही सब कुछ रखकर मंत्र पढ़ने लगी और फिर अपने घर वालों को जहन में लाकर पानी पर फूंक मारी और वो पानी बहुत ही होशियारी से घर वालों के लिए जो खाना तैयार हो रहा था इसमें डाल दिया और फिर खुद बाहर से खाना मंगवा कर खाने लगी। और फिर रात के वक्त भी जैसे ही 12 बजे तो नसरीन ने जल्दी से पन्ना सारा जादू टोने का सामान निकाला और मंत्र पढ़ने लगी। पर ना तो नसरीन को किसी चीज की आवाज सुनाई दी और न ही नसरीन ने किसी किस्म की कोई गलती की। ये सब 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर अगले दिन राबिया नसरीन से मिलने आई और नसरीन से इसके अमल के बारे में पूछा तो नसरीन ने इसे बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और ये सब बहुत आसान है और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। राबिया ने कहा, अच्छा तो क्या तुम्हें ऐसे करते हुए कुछ भी अजीब नहीं लगा? नसरीन ने कहा, नहीं सब नॉर्मल ही है, पर घर वालों के मिजाज में कुछ नरमी जरूर हो गई है। बाकी अब पता नहीं नीना बंगालन ने मुझे ये अमल सही भी दिया था कि नहीं। राबिया ने कहा, हाँ हो सकता है, पर वो तो कह रही थी कि तुम्हें इविज सुनाई देंगी और कुछ चीजें भी नजर आएंगी। नसरीन ने कहा, नहीं अभी तक तो कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ, बल्कि मैं तो बड़े मजे से ये अमल कर रही हूँ। अब बस बाकी के 4 दिन ही रह गए हैं, इसके बाद मैं अपने खालिद से जाकर मिलूंगी। राबिया ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद नसरीन ने अपना 4था दिन भी पूरा कर लिया और वैसे ही पानी घर वालों के खाने में मिलाती रही और खुद बाहर से मंगवाकर खाती। है देखते हुए सुल्ताना ने कहा, नसरीन से कहा, नसरीन मैं देख रही हूँ तुम 3-4 दिन से घर का खाना नहीं खा रही हो, क्या वजह है? नसरीन थोड़ा घबरा गई और फिर बोली, हाँ उम्मी, आजकल मेरा दिल नहीं करता घर का खाना खाने को, इस वजह से बाहर से मंगवा लेती हूँ और वैसे भी अबू मुझे पैसे खाने पीने के लिए ही देकर जाते हैं, तो इस वजह से जो मेरा दिल करता वो खा लेती हूँ। सुल्ताना ने कहा, ठीक है, पर रोज रोज बाहर का खाना खाने से तुम बीमार भी पड़ सकती हो। नसरीन ने कहा, अरे उम्मी बस कल से मैं घर का खाना ही खा लिया करूंगी। ये कहकर नसरीन अपने कमरे में चली गई और कमरे को अंदर से बंद करके मंत्र पढ़ने लगी। दोपहर 12:03 का वक्त था और ज़वाल का वक्त शुरू हो चुका था और नसरीन के अमल का 5वां दिन था। नसरीन मंत्र पढ़ रही थी, उसे किसी ने इसका नाम लेकर आवाज दी। नसरीन अचानक चौंक गई और कुछ देर के लिए खामोश हो गई और मुंह को एक जगह पर ही टिकाए सिर्फ अपनी आंखों को अपने दाएं और बाएं जानिब करती हुई खामोशी से इधर अलिफादेर देखने लगी। इतने में नसरीन को नीना बंगालन की बात याद आ गई कि अगर कोई आवाज सुनाई दे तो इस पर तवज्जो नहीं देनी। नसरीन ने जल्दी से दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में फिर से कोई नसरीन के पास आकर हंसने लगा। नसरीन को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके पास ही कोई बैठा हुआ हंस रहा है। अब नसरीन थोड़ा डरने लगी और डर से कांपने लगी, पर फिर भी वो कांपते हुए मंत्र पढ़ती रही और जब 100 मंत्र पूरा होने वाले थे कि किसी ने नसरीन की सर की चोटी को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और फिर छोड़ दिया। अब नसरीन पूरी तरह घबरा गई थी, लेकिन नसरीन ने बहुत मुश्किल से अपना मंत्र पूरा कर लिया और पानी पर फूंक कर उठी और फिर सारा सामान समेट कर दायरे की मिट्टी इकट्ठी करके वापस पोटली में डालने लगी। तो इसको महसूस हुआ कि जैसे इसके साथ कोई और भी मिट्टी को इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी से पोटली में जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मिट्टी खुद ही पोटली में जा रही थी, पर नसरीन ने इस पर तवज्जो नहीं दी और उसने जल्दी से मिट्टी इकट्ठी की, फिर सारा जादू टोने का सामान वापस अपने बेड के नीचे छुपा दिया और कांपती हुई बाहर चली गई और बाहर जाकर सहम कर बैठ गई और सोचने लगी कि आज 5वां दिन है, अभी तो दोपहर थी, तो मैं इतना डर गई हूँ तो रात को क्या बनेगा, और आज रात तो मुझे बिना लाइट के ही मंत्र पढ़ने हैं। ये सोचते हुए वो बहुत परेशान हो गई। इतने में इसके जहन में खालिद का ख्याल आ गया और नसरीन ने खुद को हौसला देते हुए कहा, नहीं मैं किसी चीज से नहीं डरूंगी, मुझे बस खालिद को हासिल करना है। ये कहते हुए नसरीन अपने आप से बातें करती जा रही थी कि अचानक सुल्ताना वहाँ पर और जब सुल्ताना ने नसरीन की तरफ देखा तो हैरत से बोली, नसरीन तुम ये किससे बातें कर रही हो? लेकिन नसरीन ने सुल्ताना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे नसरीन कहीं पर खोई हुई थी। इतने में सुल्ताना ने नसरीन को पकड़कर हिलाया और कहा, नसरीन ये तुम क्या कह रही हो, कहाँ खोई हुई हो? नसरीन ने एकदम चौंक कर कहा, मुझे खालिद को हासिल करना है। सुल्ताना ने नसरीन को फिर से एक थप्पड़ लगाया और कहा, ये क्या बकवास लगाई हुई है तुमने? और थप्पड़ लगते ही नसरीन फिर से चौंक गई और अपने गाल पर हाथ मिलते हुए बोली, किया है? क्या हुआ अम्मी? सुल्ताना ने कहा, यही तो मैं पूछ रही हूँ, ये सब किया है? तुम अभी तक इस लड़के के ख्वाब देख रही हो, जबकि तुम्हें पता है ना कि हम लोग गैरों में रिश्ते नहीं किया करते। नसरीन ने कहा, तो अम्मी मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया है?
सुल्ताना ने कहा, क्या तुम्हें वाकई में नहीं पता कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है? नसरीन ने बना बोले ही सुल्ताना की तरफ देखते हुए नामे सर हिला दिया। सुल्ताना ने एक लंबी सांस ली और वो भी नसरीन की तरफ देखते हुए नामे सर हिलाती हुई बोली, अब क्या करूं मैं इस लड़की का? ये कहकर सुल्ताना अपने कमरे में चली गई। नसरीन अपने गाल पर हाथ रखे सुल्ताना की को जाते हुए देखती रही और बोली, पता नहीं क्या हुआ था अम्मी को। इसके बाद जब रात का वक्त हुआ तो 12 बजे के नसरीन अपने कमरे में गई और उसकी नजर अपने बेड के नीचे रखे सामान की तरफ पड़ी तो इसको ऐसा लगा कि सामान के साथ कोई और भी बेड के नीचे लेटा हुआ है। नसरीन ने अपनी आंखें मिलते हुए फिर से बेड के नीचे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नसरीन ने सोचा शायद ये मेरा वहम था और नसरीन ने फिर से खुशबू लगानी और हड्डियों चारों कोनों में रखी और फिर कब्रिस्तान की मिट्टी से गोल दायरा बनाया। इसमें मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर रखा और एक बड़ी मोमबत्ती जलाकर दायरे के अंदर रख दी और कमरे की लाइटें बंद करके वापस दायरे में बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। अभी मंत्र शुरू ही किया था कि अचानक से नसरीन को महसूस हुआ कि जैसे कोई इसके बेड पर बैठा हुआ है। ये महसूस होते ही नसरीन के रोंगटे खड़े हो गए और उसने मंत्र रोककर अपनी डर से कांपती हुई गर्दन अपने बेड की तरफ की तो देखा कि एक खौफनाक सी शक्ल वाली कोई चीज इसके बेड पर टांगे जमीन पर रखकर बैठी हुई थी, जो कि नसरीन की तरफ आंखें फाड़े देख रही थी। और जब नसरीन की नजर उसके पैरों पर पड़ी तो इसके पांव पिंचे की जगह उसकी एड़ियां थी। ये देखकर नसरीन पूरी तरह से डर गई थी और इतनी डर गई थी कि उसकी जुबान से मंत्र भी नहीं निकल रहे थे। नसरीन की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। इस दौरान उसके रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो चुके थे और वो पूरी पसीने से भीगने लगी। इतने में नसरीन के सामने पड़ी हुई मोमबत्ती की रोशनी छलकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मोमबत्ती को आराम आराम से फूंके मार रहा है, लेकिन नसरीन ने हिम्मत करते हुए जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और अपनी आंखें बंद कर लें और पूरी तरह से डरती हुई मंत्र पढ़ती रही। इतने में नसरीन के दाएं कंधे पर किसी ने हाथ रखा जो बहुत ही ज्यादा ठंडा था, जैसे किसी ने बर्फ का ढीला नसरीन के कंधे पर रख दिया हो। नसरीन ने जल्दी से आंखें खोलकर अपने कंधे की तरफ देखा तो नसरीन को खौफनाक सी उंगलियां नजर आए जो बहुत लंबी और जानवर की तरह बालों से भरी हुई थी, जिसे देखकर नसरीन और ज्यादा थर थर कांपने लगी और सोचने लगी कि या तो चुपचाप बैठकर मंत्र पूरे करूं या फिर ये सब कुछ छोड़कर बाहर भाग जाऊं। अभी नसरीन ऐसा सोच ही रही थी कि एक और हाथ नसरीन के बाएं कंधे पर आ गया। अब नसरीन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी उसकी गर्दन दबोचने वाला है। इतने नसरीन के सामने पड़ी हुई मोमबत्ती बुझ गई। नसरीन ने जल्दी से कांपते हुए हाथों से माचिस जलाकर मोमबत्ती को जलाया तो किसी ने फिर से फूंक मारकर मोम बुझा दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मोमबत्ती के पास ही बैठा हुआ है जो कि फौरन फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा देता है। अब कमरे में पूरी तरह से अंधेर हो गया था और नसरीन की हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। नसरीन ने घबराहट में मंत्र भी गलत पढ़ने शुरू कर दिए क्योंकि अंधेरे की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। नसरीन ने मंत्र पढ़ते हुए ही फिर से माचिस जलाई तो नसरीन को लगा जैसे इसके आसपास कोई बैठा हुआ है। नसरीन ने फौरन मोमबत्ती जलाई। तवास की चीखें निकल गईं क्योंकि नसरीन के सामने 4 खौफनाक शक्ल वाली चीजें बैठी हुई थी और वो नसरीन की तरफ घूरे जा रही थी। इनमें से एक वो भी थी जिसको नसरीन ने कुछ देर पहले अपने बेड पर बैठे देखा था। ये देखते ही नसरीन ने सब कुछ छोड़ा और अलिफाटे कर चीखें मारती कोई बाहर भाग निकली और कमरे में अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। नसरीन चीखें मारती हुई नीचे चली गई, जिसे सुनकर उसके घर वाले अपने कमरों से बाहर निकल आए। फिर सुल्ताना ने जल्दी से नसरीन को पकड़ा और पूछने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची? इस दौरान नसरीन डरते हुए बस ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखे जा रही थी। इसको पता ही नहीं चल रहा था कि इससे कोई क्या पूछ रहा है। इतने में नसरीन के वालिद ने नसरीन को जबरदस्ती पानी पिलाते हुए कहा, मेरी बच्ची इसे पियो जल्दी से। नसरीन ने अपने वालिद की तरफ देखा और फिर पानी की तरफ देखते हुए पानी का गिलास फेंक दिया और कहने लगी, नहीं मैंने ये पानी नहीं पीना, इसमें जादू है। नसरीन की ये बात सुनकर उसके सब घर वाले एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। फिर नसरीन की उम्मी ने नसरीन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेटी देखो कोई जादू वादू नहीं है, तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है, इस वजह से तुम बहुत डर गई हो। और देखो जरा तुम्हारा जिस्म कैसे बर्फ की तरह ठंडा पड़ा हुआ है। ये सुनते ही अचानक नसरीन ने जब थोड़ा होश संभाल कर अपने सब घर वालों को अपने आसपास देखा तो वो अचानक फिर से नॉर्मल हो गई। फिर सुल्ताना ने नसरीन के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटी क्या हुआ था? नसरीन कुछ देर खामोश रही। फिर इसके वालिद ने पूछा, बेटी कुछ बोलो तो क्या हुआ था? कोई भयानक ख्वाब वगैरह देख लिया था?
नसरीन ने चौंक कर कहा, हाँ ख्वाब देखा था। नसरीन की ये बात सुनकर मुजम्मिल और अनवार एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और वापस अपने कमरे में चले गए। और नसरीन के वालिद ने कहा, अच्छा बेटी कोई बात नहीं, ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही होते हैं। ये कहते हुए ताजदीन ने सुल्ताना से कहा, संभालो अपनी बेटी को और ऐसा करो कि आज रात तुम नसरीन के पास ही लेट जाओ। अभी ये डरी हुई है, इसलिए तुम भी इसके कमरे में जाकर सो जाओ। ये कहकर ताजदीन अपने कमरे में चला गया। सुल्ताना ने नसरीन से कहा, चलो बेटी अब चल कर सो जाओ, देखो रात कितनी हो गई। नसरीन को फौरन याद आ गया कि कमरे में तो सब जादू टोने का सामान वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि नसरीन सब कुछ जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर भाग आई थी। ये सोचते हुए नसरीन ने जल्दी से घबराते हुए कहा, नहीं उम्मी मैं ठीक हूँ, अब जाएं अपने कमरे में, मैं अकेली सो जाऊंगी, बस ऐसे ही ख्वाब में डर गई थी, पर अब मैं ठीक हूँ, अब जाएं। सुल्ताना ने कहा, अच्छा ठीक है, पर सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना, फिर डर नहीं लगेगा। ये कहकर सुल्ताना अपने कमरे में चली गई और अब नसरीन आहिस्ता आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभी नसरीन अपने कमरे के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि नसरीन को अपने कमरे से किसी के गर्राने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर उसके कमरे में मौजूद है। नसरीन दरवाजे के पास खड़ी हो गई और फिर नसरीन ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई इसको देख तो नहीं रहा, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। फिर नसरीन ने थोड़ी हिम्मत करके एकदम से दरवाजा खोल दिया तो कमरे में सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे नसरीन छोड़कर भागी थी। फिर नसरीन ने पूरे कमरे को गौर से देखा, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। नसरीन ने जल्दी से सारा सामान समेटकर एक थैले में डाल दिया और थैला उठाकर खिड़की के जरिए बाहर फेंक दिया, क्योंकि अब नसरीन जान चुकी है सब इसके बस की बात नहीं है। नसरीन ने अपना बिस्तर ठीक किया और आंखें बंद करके लेट गई। इतने में उसको नींद आ गई और फिर नसरीन ने ख्वाब में उसका वालिद अपना तन से जुदा हुआ सर अपने हाथ में लेकर वीराने में किसी औरत के साथ जा रहा है। नसरीन ने फौरन अपने वालिद को आवाज दी तो इसके वालिद ने इसकी आवाज नहीं सुनी। नसरीन चीखो पुकार करती रही पर इसका वालिद चलता जा रहा था। इतने में नसरीन के वालिद के साथ जो औरत जा रही थी, इसने मुड़कर नसरीन की तरफ देखा तो वो वही चीज थी जिसको नसरीन ने अमल करते हुए अपने बेड पर बैठे देखा था। और इस औरत को देखकर जब नसरीन ने थोड़ी हलचल की तो नसरीन की आंख खुल गई और वो घबरा कर उठी तो नसरीन का सर पूरी तरह से भारी हो रहा था। वो दोनों हाथों से अपने सर को दबाने लगी और फिर सर दबाते हुए ही वापस पीछे की तरफ सरहाने पर सर रख कर लेट गई। इतने में नसरीन को लगा कि जैसे इसके बेड पर उसके पास कोई और भी लेटा हुआ है। नसरीन ने जब इस तरफ देखा तो वाकई में वही औरत नसरीन के बेड पर लेटी हुई नसरीन की तरफ देख रही थी। इसे देखते ही नसरीन के रोंगटे खड़े हो गए। नसरीन ने जल्दी से उठना चाहा पर उठ नहीं पा रही थी। फिर नसरीन ने चीखना चाहा पर नसरीन की आवाज ही नहीं निकल पा रही थी और नसरीन को फिर पसीने आने लगे। इस दौरान वो औरत आंखें फाड़े चुपचाप नसरीन को देख रही थी। नसरीन की आंखों में आंसू थे। नसरीन बहुत कोशिश कर रही थी कि वो इससे जान छुड़ाकर भाग जाए, पर नसरीन का जिस्म जैसे इसका साथ नहीं दे रहा था। इतने फजर की अजान की आवाज सुनाई दी और आवाज के आते ही वो औरत गायब हो गई। इसी वक्त नसरीन की आंखें खुद ही बंद हो गई और उसे नींद आ गई। और जब सुबह नसरीन की आंख खुली तो उसने जल्दी से इस तरफ देखा जहां औरत लेटी हुई थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। नसरीन ने जैसे ही उठकर बेड से नीचे पांव रखा तो इसका पांव इसी थैले पर था जिसको नसरीन ने रात को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। नसरीन ने जल्दी से थैले को खोल कर देखा तो सारा सामान भी थैले में वैसे ही मौजूद था। ये सब देखकर नसरीन को बड़ी हैरत हुई। नसरीन ने फिर से थैला उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया और कमरे से बाहर चली गई और फ्रेश होकर नाश्ता करने लगी। फिर नाश्ता करते हुए नसरीन की नजर अपने वालिद पर पड़ी तो इसका वालिद इसी मिट्टी के बर्तन से पानी निकाल कर पी रहा था जिसे नसरीन ने सामान के साथ फेंक दिया था। नसरीन ने जल्दी से अपने वालिद को कहा, अबू ये बर्तन आपको कहाँ से मिला? तो ताजदीन ने कहा, अरे ये तो यही पड़ा हुआ था और इसमें पानी भी भरा हुआ था, पता नहीं कौन लेकर आया है, बाकी इसमें से पानी पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब से मैं इसी में पानी पिया करूंगा। नसरीन ने कहा, अबू इसे फेंक दो, ये पता नहीं किसका है, अब भी ऐसे ही किसी भी चीज को इस्तेमाल करने लग जाते हो। ताजदीन ने कहा, तो फिर क्या हुआ, ये घर में से ही कोई लेकर आया होगा और उसमें पानी पीने में बुराई ही किया है। तुम भी ना अपनी माँ की तरह अजीब ही बातें करती हो। ये कहकर ताजदीन बर्तन रख कर बाहर चला गया और नसरीन ने कहा, उम्मी ये बर्तन उठाकर बाहर फेंक दो। सुल्ताना ने कहा, क्यों, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे मैं इस बर्तन को उठाकर फेंक दूं जबकि तुम्हारे अबू अभी बातें सुनाकर गए हैं इस बर्तन को लेकर, और तुम चाहती हो कि मैं उनकी चीज उठाकर बाहर फेंक दूं और वो वापस आकर मुझे बोलेंगे।
चुप कर के नाश्ता करो और ज्यादा दिमाग मत चलाओ। इतने में मुजम्मिल बाहर से भागता हुआ आया और सुल्ताना को देखकर बोला, अम्मी वो अबू। ये कहकर जरा जोर से रोने लगा। सुल्ताना ने घबरा कर कहा, क्या हुआ बता, क्या हुआ है तुम्हारे अबू को? मुजम्मिल ने सुल्ताना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुसलसल रोए जा रहा था। सुल्ताना ने मुजम्मिल को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, बता जल्दी क्या हुआ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, खुदा का वास्ता है कुछ तो बोल। इतने में नसरीन भी रोने लगी और रोते हुए चलाकर बोली, भाई क्या हुआ अबू को, तो बताता क्यों नहीं? फिर अनवार भी रोता हुआ घर आया और सुल्ताना से पूछने लगा, उम्मी अबू को क्या हुआ है? महल्ले वाले कह रहे हैं तेरे अबू ने खुदकशी कर ली है। उम्मी अबू कहाँ हैं? ये सुनते ही सुल्ताना बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और सुल्ताना को संभालते हुए नसरीन भी बेहोश हो गई। मुजम्मिल ने रोते हुए सुल्ताना को गोद उठाया और अनवर को कहा, जा जल्दी से साथ वाली आंटी को बुलाकर ला। अनवर अभी रोते हुए बाहर जाने ही वाला था कि कुछ महल्ले की औरतें और मर्द उनके घर आ गए और औरतों ने जल्दी से सुल्ताना और नसरीन को होश में लाकर बैठाया। मुजम्मिल ने अनवर को कहा, सलीम भाई के घर से फोन करके मामू और बाकी लोगों को बुला ले। अनवर रोता हुआ हमसायों के घर से फोन करने चला गया। इतने में सुल्ताना जल्दी से उठकर ताजदीन को देखने के लिए जाने लगी तो महल्ले की औरतों ने जल्दी से सुल्ताना को पकड़ लिया और बोले, सब्र करो बहन, सुल्ताना तो जैसे पागल ही होगी। इसने महल्ले की औरतों को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और बोली, छोड़ दो मुझे, जाने दो। इतने में नसरीन ने भी रोते हुए महल्ले की औरतों को कहा, छोड़ दो मेरी उम्मी को, जाने दो, हमें हमारे अबू को कुछ नहीं हुआ, हमें उनके पास जाने दो। मुजम्मिल ने रोते हुए आगे बढ़कर अपनी बहन को गिले से लगा लिया और बोला, नसरीन अबू हमें छोड़कर चले गए। ये सुनते ही नसरीन चीखें मारने लगी। इसी दौरान सुल्ताना ने फिर से एक जोरदार थप्पड़ मुजम्मिल को मारा और बोली, शर्म नहीं आती अपने बाप के बारे में ऐसे बोलते हुए? मिज़ल ने सुल्ताना को भी गिले से लगाते हुए कहा, उम्मी अबू हमें छोड़कर चले गए। सुल्ताना बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, तो चल मेरे साथ, हम देख कर आते हैं तेरे अबू जिंदा हैं, चल जल्दी मुझे अपने अबू के पास ले चल। मुजम्मिल और ज्यादा रोने लगा, पूरा घर मातम करने लगा और इतने में सुल्ताना के रिश्तेदार भी आ गए और वो भी उन सब के साथ मिलकर रोने लगे। सुल्ताना एकदम से फिर बेहोश होकर गिर गई। सब बहुत देर तक चला। फिर नसरीन के मामू और चचा यानी ताजदीन का भाई अस्पताल लाश लेने के लिए चले गए। वहां गए तो पुलिस ने पूछगुछ की और पुलिस ने नसरीन के चाचू और मामून को बताया कि ताजदीन ने खुदकशी की है और उसने ट्रेन की पटरी पर अपनी गर्दन रख दी और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। नसरीन के चचा ने पूछा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने कहा, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, पर एनी शाहिदीन के मुताबिक ताजदीन रेलवे ट्रैक के पास अपने दोस्तों में बैठा हुआ था कि इतने में ट्रेन की आवाज सुनाई दी और अचानक ताजदीन ने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। इसके दोस्तों ने ताजदीन को पूछा, क्या हुआ? तो ताजदीन ने कहा, मैं अभी आता हूँ, और वो रेलवे ट्रैक की तरफ चला गया। दोस्तों ने इसे आवाज दी पर ताजदीन ने नहीं सुनी और जैसे ही ट्रेन ताजदीन से कुछ ही कदम दूर थी तो अचानक ताजदीन ने अपनी गर्दन रेलवे ट्रैक पर रख दी। इससे पहले ताज के दोस्त इस तक पहुंचे थे तब तक ताजदीन की गर्दन कट चुकी थी और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। लेकिन इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी तफ्तीश जारी है। फिलहाल लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक हम लाश आपके हवाले नहीं कर सकते और उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिर काफी देर के इंतजार के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पुलिस ने लाश ताजदीन के भाई के हवाले कर दी और नसरीन के चचा ने पुलिस वाले से पूछा, सर रिपोर्ट में क्या आया है? पुलिस ने कहा, ये रिपोर्ट देखकर तो मैं खुद हैरान हो गया हूँ, क्या ताजदीन का दिमाग वाकई में काम नहीं करता था? ताजदीन के भाई ने कहा, अरे नहीं जनाब, मेरा भाई तो बिल्कुल ठीक था, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुलिस वाले ने कहा, हमें तो ये खुदकशी का केस लग रहा था, पर इस रिपोर्ट ने तो केस का रुख ही बदल दिया। ताजदीन के भाई ने कहा, ऐसा क्या है रिपोर्ट में? पुलिस वाले ने कहा, इस रिपोर्ट के मुताबिक ताजदीन पागल था और उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, इस वजह से इसने पागल होकर ऐसा किया। नसरीन के मामू ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? ताज भाई तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। पुलिस वाले ने कहा, ये तो हम भी नहीं जानते कि कुछ ही पल में इंसान इतना कैसे पागल हो सकता है, पर हमें तो सबूत की बना पर ही काम करना होता है। इस वजह से अब ये केस हमारी तरफ से इख्तिताम पजीर हो गया।